एक ज़माने में हमारे उत्तराखंड में भी एक ऐसा शख्स था जिसका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आता था। पहाड़ों का एक ऐसा शख्स जिसने घी के एक छोटे से डिब्बे से शुरुआत की और देखते ही देखते इतनी बेशुमार दौलत कमाई कि दर्जनों गांव, शहर और रियासतें उसकी मुट्ठी में समा गई, जिसकी दरियादिली की कहानी उत्तराखंड में लोकगीतों की तरह गाई जाती थी। आज कहानी उस शख्स की जो एक छोटे से गांव से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य का टिम्बर किंग बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अनकवर्ड उत्तराखंड, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के इतिहास, समृद्ध संस्कृति और उन नायकों की भूली बिसरी दास्तान जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1906 से। झूलाघाट में दान सिंह मालदार का जन्म हुआ। दान सिंह मालदार के पिता देव सिंह दक्षिणी नेपाल के बैतडी जिले से पलायन कर झूलाघाट आए थे। देव सिंह ने झूलाघाट में ही घी बेचना शुरू किया। उस दौरान दान सिंह के घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आया करती थी। हालांकि इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। सेना में घी की मांग बढ़ने लगी। देव सिंह के पिता को भी किसी ने सलाह दी कि आर्मी में घी सप्लाई करें, जिसके बाद दोनों बाप बेटे ने मिलकर पिथौरागढ़ के वार्डो में घी का डिपो खोल लिया और आर्मी में घी की सप्लाई शुरू कर दी। देव सिंह संबंध बनाने में काफी माहिर थे, जिसके चलते वो ठेकेदारी में उतरे तो उन्होंने नाम और पैसा दोनों कमाया। परिवार के दिन पलटने लगे, लेकिन देव सिंह के इस परिवार में असली बुलंदी लेकर आए दान सिंह। 12 साल की उम्र में ही दान सिंह ने किताबें छोड़ दी और वो एक ब्रिटिश लकड़ी व्यापारी के साथ बर्मा यानी कि म्यांमार चले गए और यहीं उन्होंने सीखा व्यापार का वो खेल जो आगे जाकर उनकी तकदीर बदलने वाला था। म्यांमार में दान सिंह ने व्यापार की बारीकियों के साथ ही साहब लोगों के रहन सहन के भी तौर तरीके सीखे। जब दान सिंह बर्मा से लौटे तो उनके पिता ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दांव खेला। 19 नवंबर 1919 को देव सिंह ने एक ब्रिटिश कंपनी से 2000 एकड़ का फार्म कर्ज लेकर खरीद लिया। दान सिंह ने भी अपने पिता के लिए कैप्टन जिम कॉर्बेट की स्टेट से बेरीनाग की संपत्ति खरीद ली। इसके बाद दान सिंह और उनके पिता देव सिंह ने बेरीनाग और चौकोड़ी में चाय के बागान भी खरीदे। साथ ही दान सिंह के मैनेजर ने वो गुप्त मसाले और तरीके भी खोज निकाले जिससे चाय में चीन की चाय जैसा ही दिलकश रंग और जायका आया करता था। नतीजा, बेरीनाग की चाय चीन से लेकर यूरोप तक सारे बाजारों में छा गई और नंबर 1 ब्रांड बन गई। इंडिया टी बोर्ड के दस्तावेजों तक में इसका जिक्र मिलता है। 18 साल की उम्र में दान सिंह ने साबित कर दिया था कि वो कोई मामूली शख्स नहीं है। इसके बाद दान सिंह ने ब्रिटिश इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक शराब की भट्टी भी खरीदी। एक तरफ जहां दान सिंह पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे अपनी धाक जमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लकड़ी का कारोबार भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था और यहीं से शुरू हुआ उनके साम्राज्य का विस्तार। इस दौरान अंग्रेजी सरकार ने कुमाऊं के जंगलों के कटान का एक बड़ा टेंडर निकाला। अब अंग्रेजी सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये जो टेंडर है ये किसी भी भारतीय के हाथ में पहुंच जाए, तो उन्होंने शुरुआती बोली ही इतनी ऊंची रखी कि बड़े बड़े व्यापारी तक पीछे हट गए। पर दान सिंह और उनके पिता ने 5 करोड़ की बोली लगाकर इस टेंडर को अपने नाम कर लिया और इसी के बाद से दान सिंह का परिवार के दिन पलट गए। दान सिंह का लकड़ी का कारोबार चल निकला। दान सिंह ने सुदूर पहाड़ी इलाकों से पेड़ के तनों को काठ गोदाम तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपको पुष्पा मूवी की याद आ जाएगी। दान सिंह ने सुदूर पहाड़ी इलाकों से लकड़ी के तनों को रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए उन्हें नदी में बहा दिया। ऐसा ही कुछ हर्षिल के राजा फ्रेडरिक विल्सन ने भी किया था। वो जंगलों से पेड़ काटकर उन्हें नदी के सहारे ऋषिकेश पहुंचाया करते थे। अब वापस आते हैं दान सिंह की कहानी पर। कहा जाता है कि काठ गोदाम का नाम भी तब पड़ा जब दान सिंह ने वहां काठ का गोदाम बनाया, यानी कि लकड़ी का गोदाम। इससे पहले काठ गोदाम को चौहान पाटा कहा जाता था। दान सिंह बिष्ट ने लकड़ी की ढुलाई के लिए मेहंदी पत्थर नाम की जगह तक एक शॉर्टकट बनवाया था, जिसे आज भी लोग बिष्ट रोड कहते हैं।
दान सिंह के डिपो काठगोदाम से लेकर लाहौर तक और कारोबार जम्मू से असम बिहार तक फैला हुआ था। पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, मेघालय, असम, काठमांडू, हर जगह उनके ऑफिस, उनके बंगले हुआ करते थे। इस दौर तक दान सिंह का इतना रुतबा हो चुका था कि अगर वो किसी नीलामी में जाते तो अंग्रेज अधिकारी उनके लिए अलग से सोफा लगवाया करते। कई ब्रिटिश अधिकारियों से उनके बेहद आत्मीय संबंध बन चुके थे, जिनमें से एक चर्चित शिकारी जिम कॉर्बेट भी थे। कॉर्बेट जिन बाघों का शिकार किया करते थे, उनकी खाल दान सिंह मालदार के घर बेस्ट एस्टेट में ही रखी रहती थी। उनकी बेशुमार दौलत के चलते उन्हें लोग मालदार कहने लगे। दान सिंह मालदार के बढ़ते कारोबार और परोपकारी चरित्र की वजह से उनकी छवि लोक कथाओं के लोकनायक से यहाँ पर बन गई थी, जो एक घोड़े पर सवार रहा करता था और उसके हाथ जनता को दी जाने वाली सौगातों से भरे रहते थे। दान सिंह की पहचान भी उनकी दरियादिली से और ज्यादा बन गई। दान सिंह ने स्कूल, अस्पताल और कई धर्मशालाएं बनवाई। 1951 में उन्होंने नैनीताल के बीचों बीच 12 एकड़ की बेशकीमती जमीन और 5 लाख रुपए दान कर दिए ताकि एक कॉलेज बन सके। आज वही कॉलेज कुमाऊं विश्वविद्यालय का डीएसबी कैंपस है। आप में से कई लोग वहां से पढ़े भी होंगे और कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। पिथौरागढ़ में उन्होंने अपने माता पिता के नाम से सरस्वती देव सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय बनवाया। अपनी मां के नाम से श्रीमती सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट शुरू किया, जो आज भी जिले का एकमात्र ट्रस्ट है। ये एक शैक्षिक ट्रस्ट है और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए पिथौरागढ़ वासियों के बेटे और बेटियों को छात्रवृत्ति देता है। दान सिंह बिष्ट ने गणितज्ञ डॉक्टर A.N. सिंह को इसके पहले प्राचार्य के रूप में चुना और निर्धन छात्रों के लिए ठाकुर दान सिंह बिष्ट छात्रवृत्ति की भी शुरुआत की। इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। उस दौर से आज तक पूरा पहाड़ उनकी दानवीरता से सराबोर रहा है। 1935 के एक्ट में संशोधन के बाद उन्होंने हरगोविंद पंत के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर उन्होंने कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि गोविंद बल्लभ पंत से उनके संबंध बेहद अच्छे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जेल गए तो उनके परिवार को मालदार ने संरक्षण दिया। पंत उनकी दरियादिली को कभी नहीं भूले। कहा जाता है कि एक वक्त तो ऐसी कोशिश हुई थी कि बिना टेंडर के कुमाऊं के जंगलों का ठेका सीधे उन्हें दे दिया जाए, लेकिन जोरदार विरोध के चलते बात बनी नहीं। 1956 में उन्होंने किच्छा में एक शुगर मिल शुरू करने का सपना देखा ताकि स्थानीय किसानों को फायदा हो सके। इसके लिए पूर्ववर्ती पाकिस्तान से भारी मशीनें मंगवाई गई, लेकिन उस मशीनों से लदे जहाज को कलकत्ता बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। नतीजा, मिल एक दिन भी नहीं चल पाई। कुछ साल में सारे शेयर्स बेचने पड़े। ये नाकामी उन्हें अंदर तक हिला गई। इसके चलते दान सिंह काफी तनाव में आ गए। उन्हें कलकत्ता के ग्रैंड होटल में तनावग्रस्त और असक्त स्थिति में पाया गया। दान सिंह के बीमार होते ही उनका साम्राज्य भी ध्वस्त होता चला गया। तनाव और बीमारी बढ़ी, जिसके चलते 10 सितंबर 1964 को दान सिंह मालदार का निधन हो गया और उनके साथ ही एक युग का भी अंत हो गया। उनकी नाबालिग बेटियों के बीच छोटे भाई मोहन सिंह और उनके बेटों ने कारोबार संभाला, लेकिन दान सिंह जैसा कौशल किसी में नहीं था। संपत्ति को लेकर मुकदमे हुए, बंटवारे हुए और कंपनी DS बिष्ट एंड सन्स मंदी में चली गई। आहिस्ता आहिस्ता ये विराट साम्राज्य फिर मिट्टी में मिल गया। उनकी मौत के बाद चाय के बागान उजड़ गए। नैनीताल की झील के किनारे के शानदार बंगले एक एक कर बिक गए। वो विशाल साम्राज्य जो लकड़ी के जंगलों से लेकर चाय की प्यालियों तक फैला था, धूल में मिल गया। तो ये थी दुनिया में टिम्बर किंग के नाम से मशहूर उत्तराखंड के दान सिंह मालदार की अनकही दास्तां। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हम लौटेंगे अगले हफ्ते एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।